तो हम लोग आर्ग्यूमेंट में लिटरल वेरिएबल और एक्सप्रेशन पास करना पिछले क्लास में देख चुके थे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट पास करना तो कैसे पास कर सकते हैं, क्या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। जैसे पहला वाला है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ये सब कहाँ देखेंगे हम लोग, फॉर्मल वाले में देखेंगे, मतलब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कैसे इफेक्ट हो रहा है वो देखेंगे। पहला वाला है पोजिशनल, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या है, जैसे मान लो हम लिखते हैं कि डेफ फाइंड सम a कॉमा बी, यहाँ पे हम करते हैं कि s इक्वल्स टू a प्लस बी और प्रिंट s, और बाहर हम करते हैं कि कॉल करते हैं फाइंड सम, और मैं देता हूँ 5 कॉमा 10। तो बताओ ये 5 जो वैल्यू है ये किस में जाके स्टोर होगा, a में। 10 किस में होगा, b में, है ना। 5 इसमें होगा, 10 इसमें होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन मेरा वैल्यूज असाइन हो जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज पोजिशनल आर्गुमेंट। बात समझ में आया, ठीक है। पोजिशनल, इसका नाम है पोजिशनल आर्गुमेंट। लिखा हुआ है कि व्हेन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट must match the number and the order of arguments as defined in the function definition, this is called positional argument matching। जैसे ये वाला वैलिड है, बट अगर मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से कि फाइंड सम और सिर्फ 5 देता हूँ, तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो 5 वैल्यू है, तो यहाँ पे तो दो दो वैल्यूज चाहिए ना, बट यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ सिर्फ एक, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। या फिर मैं अगर लिखता हूँ कि फाइंड सम करके 5 10 15, तो मैं 3 पास कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक्सेप्ट 2 करने का है सिर्फ, तो ये गलत हो जाएगा। बात समझे। इसीलिए लिखा हुआ है कि व्हेन द फंक्शन कॉल, मतलब ये वाला, दिस इज द फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट मैच द नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैच कर रहा है, सच इज कॉल्ड एज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैचिंग। समझ में आया, বুঝতে পেরেছিস? अरे तोरा बुझेছিস? हाँ सर। ओके, ये हो गया बात। नेक्स्ट वाला जो हम लोग आर्ग्यूमेंट देखेंगे, दैट इज सेकंड वाला, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा सुमिता अरोड़ा में पेज नंबर 106 में देख सकते हो, एक बार उसको मार्क भी कर सकते हो, ठीक है। सुमिता अरोड़ा में मेरे में पेज नंबर 106 है, तुम्हारा नया एडिशन में शायद 10-8 पेज आगे है, तो 116 के आसपास देखो। हाँ, डिफॉल्ट ने, डिफॉल्ट से पहले है पोजीशन, कितना में है, सर 110। 110 में है, 4 पेज आगे 110, ठीक है। मिला, ठीक है। वहाँ पे देखो नोट करके है, उसको मार्क कर लो, पढ़ पाओगे। अभी देखेंगे कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैसे काम कर रहा है, सेम एग्जांपल के साथ, जैसे डेफ वाले के साथ। मैं मान मैं मान लो कि फाइंड सम लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ a कॉमा बी इक्वल्स टू 20 लिख दिया यहाँ पे। फिर मैं s इक्वल्स टू a प्लस बी करता हूँ और प्रिंट s करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ कि फाइंड सम, और मैं लिखता हूँ 10 और 50। फिर मैं एक करता हूँ कि फाइंड सम, और मैं लिखता हूँ सिर्फ 10। अभी देखो क्या होगा, जब मेरा पहला फंक्शन कॉल हो रहा है तो 1050 है, मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन हेडर बेसिकली, एंड द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट दोनों मैच कर रहा है, तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जैसा काम कर रहा है ना। ये 10 चल जाएगा ए में और 50 असाइन हो जाएगा बी में। तो बेसिकली सम में क्या हो जाएगा, 10 प्लस 50 विच इज 60, एंड 60 विल बी डिस्प्लेड। बात समझ में आया। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में देखो, मैं ये वाला फंक्शन कॉल में यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू दिया हुआ है, बट यहाँ पे तो एक्चुअल में 2 पैरामीटर्स है, बट सेकंड वाला पैरामीटर को मैं एक वैल्यू ऑलरेडी दे दिया हूँ। इससे क्या होगा कि अगर मैं सिर्फ एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, तो दिस आर्ग्यूमेंट विल बी फेच्ड बाय ए, तो ए का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब बी के लिए दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ है, हाउएवर फंक्शन हेडर में ही देखो, मैं यहाँ पे b इक्वल टू 20 लिख दिया था, तो इवन दो फंक्शन कॉल में b का वैल्यू मिसिंग है,
वो b का वैल्यू 20 वहां से उठा लेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब b को मैं एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर चुका हूँ कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू इनपुट नहीं आता है तो तुम वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज करो। तो नाउ इन दिस के सेकंड फंक्शन कॉल में तुम्हारा सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू ये डिफॉल्ट वाला उठाएगा विच इज 20। तो बेसिकली ये सम दे देगा 30, तो आउटपुट आएगा तुम्हारा 30। बात समझ में आया? नहीं, पहला केस में क्योंकि मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पे पास कर रहा हूँ आर्गुमेंट, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट को ओवरराइड कर देगा। अगर मैं वैल्यू पास करता हूँ फॉर बी ड्यूरिंग द आर्गुमेंट फंक्शन कॉल, तो वो बी का डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। बात समझ में आया? अगर बी का वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है तब वो डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करेगा। क्लियर है? समझ में आया ये कहानी? बट इसका भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब हम इस तरह से डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को यूज करेंगे तो मेरे को ध्यान रखना है कि जैसे मैं लिखता हूँ कि फाइंड द सम, मैं लिखा a इक्वल्स टू 10 कॉमा b, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और मैं लिखता हूँ सम इक्वल्स टू a प्लस b और प्रिंट सम, और फिर बाहर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ फाइंड सम। यहाँ पे मान लो मैं 50 दे दिया, तो तुम सोचोगे कि अरे यहाँ पे तो a का वैल्यू दिया हुआ है विच इज द डिफॉल्ट, b का नहीं है तो 50 चल जाएगा b में, बट ऐसा नहीं होगा। कंडीशन ये है कि अगर मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास कर रहा हूं तो उसके राइट में सभी को डिफॉल्ट वैल्यू लेना पड़ेगा, विदाउट दैट एरर आएगा। समझे? तो मेरे को b को भी एक डिफॉल्ट वैल्यू देना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर आएगा। ये कंडीशन। अब क्या होगा, अब जब मैं एक सिंगल पैरामीटर पास करूंगा तब मेरे को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है? तो बेसिकली अगर तुम डिफॉल्ट दे रहे हो तो a b इक्वल्स टू 10 इज परफेक्टली वैलिड, क्योंकि इसके बाद और कुछ है नहीं। ठीक है, a इक्वल्स टू 10, b ये इनवैलिड है, क्योंकि अगर मैं डिफॉल्ट देता हूँ तो उसके राइट में सभी वेरिएबल्स को डिफॉल्ट होना पड़ेगा। तो a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 इज आल्सो वैलिड। बात समझे? a b c b और c इक्वल्स टू 20 ये वैलिड है कि नहीं है? दिस इज आल्सो वैलिड। a इक्वल्स टू 10, b c इक्वल्स टू 20 ये इनवैलिड है। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10, c ये इनवैलिड है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा चीज है। अब एक बार तुम लोग ये बुक से गो थ्रू कर लो, देखो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। संचारी सानिया, कुछ दिक्कत? बुक से एक बार गो थ्रू कर लो, देखो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। जो अभी बोला हूँ वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छा, मैं कुछ कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे को बोलो वैलिड या इनवैलिड, जो बुक में दिया हुआ है उसी को। बट देखो ना, जैसे एक फंक्शन है पी टी आर इक्वल्स टू 1, क्या होगा ये? वैलिड कि इनवैलिड? वैलिड। पी टी आर ये क्या होगा? इनवैलिड। पी टी आर ये, फिर पी टी आर ये वैलिड। पी टी आर ये वैलिड। ठीक है, तो जैसे नोट में लिखा हुआ है, देखो मार्क कर सकते हो कि द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड ओनली if no value is provided for that parameter in the function call statement। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू तभी यूज किया जाएगा जब
फंक्शन कॉल में उस पैरामीटर का कोई वैल्यू एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर दिया हुआ है तो डिफॉल्ट को नहीं लेगा, वो आर्ग्यूमेंट को ही उठा के काम करेगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो क्या क्या देखे, एक है हम लोग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं जहाँ पे ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन हेडर फंक्शन कॉल मस्ट मैच। सेकंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देखे हैं जहाँ पे अगर मेरे को कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो वो डिफॉल्ट को उठा के काम करेगा, हाउएवर डिफॉल्ट दे रहा हूँ तो उसके राइट में सभी डिफॉल्ट होना पड़ेगा। अब जो लास्ट वाला जो दिया हुआ है दैट इज कीवर्ड या फिर नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे, कीवर्ड स्लैश नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। देखो पहले कहानी सुन लो फिर पढ़ लो। कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट, जैसे सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है फाइंड सम a comma b comma c, तुम यहाँ पे करते हो कि प्रिंट प्रिंट b प्रिंट c सम इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c प्रिंट s, ये लिखे। इसके बाद मैं बाहर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ कि फाइंड सम और मैं लिखता हूँ कि 10 20 30। तो कितना आउटपुट आएगा रे बाबा इसका? ए में 10 आ गया, बी में 20, सी में 30, क्योंकि ये कौन सा टाइप ऑफ आर्गुमेंट पासिंग हो गया? पोजिशनल हो गया है ना। तो ए का वैल्यू 10 प्रिंट होगा, बी का वैल्यू 20, सी का वैल्यू 30, सम कितना हो जाएगा 60 और यहाँ पे प्रिंट 60 हो गया। बात समझ में आया? हाउएवर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि फाइंड सम, मैं बोल यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे जब मैं लिखा हूँ तो बेसिकली ए बी सी इसी ऑर्डर में पास कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इस ऑर्डर में नहीं भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि b इक्वल्स टू 20 पहले लिखा, c इक्वल्स टू 30 उसके बाद लिखा, फिर a इक्वल्स टू 10 लिखा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाई नेम वैल्यूज को यहाँ पे असाइन कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे a 10 है ना, तो ये 10 वैल्यू a में ही जाएगा, a का वैल्यू 10 हो जाएगा। c 30 लिखा हुआ एक्सप्लिसिटली तो c का वैल्यू 30 ही होगा, b 20 लिखा हो तो b का वैल्यू 20 ही लेगा। बात समझ में आया? तो सेम ऑर्डर में नहीं पास करे तो भी चलेगा, बट इन दैट केस मुझे बाय नेम उसको रेफर करना पड़ेगा कि भाई बी का वैल्यू इतना है, सी का वैल्यू इतना है, इस तरह से मुझे बोलना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो दिस इज व्हाट इज या फिर नेम्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक बार देख लो, लिखा हुआ है चेक कर लो। पढ़ लो एक बार, उसके बाद ही था। बोलो, ये समझ में आया जो लिखा हुआ है? कुछ दिक्कत है? कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट कॉल पे। तो अगर स्क्रीन में देखोगे तो ये कौन सा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट पासिंग पोजिशनल है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू 20 आ गया, b का वैल्यू, a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 20, c का वैल्यू, ये a कॉमा b कॉमा c। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये पोजिशनल वाला हो गया। अब क्या करते हैं कि
मैं यहाँ पे बोलता हूँ फाइंड सम, और मैं बोलता हूँ कि b इक्वल्स टू 20 बोला, फिर a इक्वल्स टू 10 बोला, फिर c इक्वल्स टू। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंगली असाइन हो रहा है। देखो a को मैं सेकंड में पास कर रहा हूँ, बट डजंट मीन कि वो सेकंड वाले में जाके स्टोर होगा 10। 10 a में ही स्टोर हुआ, क्योंकि दिस इज नेम्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। और समझ में आया? इसको अगर हम कुछ इस तरह से लिखे, 20 पोजिशनल फॉलोड बाय क्या बोला, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स फॉलोड बाय कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसके बाद अगर हम इसको करते हैं c इक्वल्स टू 50 कर देते हैं, तो क्या होगा, आउटपुट क्या होगा? देखो यहाँ पे, देखो ये डिफॉल्ट पास किया हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? a का वैल्यू क्या होगा? हाँ, 10, b का, c का 30 की 50 लेगा है, 30 90। देखिए, ठीक है सर। अच्छा, तो अगर मुझे 50 वहां पे रखना है तो क्या करेंगे? समझे बात को? क्लियर है? तो यही सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, मैं कुछ कुछ बोलता हूँ, मेरे को बोलो कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ फंक्शन नेम। बोलो, वैलिड की इनवैलिड? वैलिड की इनवैलिड? मैं बोलता हूँ ये यहाँ पे ये इनवैलिड अभी किए थे ना, इनवैलिड आया था ये वाला, है ना? मैं अगर ऐसे करता हूँ, ये भी इनवैलिड ले लेगा। ठीक है, ये भी नहीं लेगा, बस सब बाकी सेम ही है वैसे। हाँ, इनवैलिड ले लेगा। नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल बोला है वहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू 2 बार पास हो रहा है, इसीलिए नहीं लेगा। चेक कर सकते हो। ये पेज मेरे में 109 है, तुम्हारे में 3 4 पेज, हाँ ऊपर। देखो ऊपर वाला जो डेफ इंटरेस्ट है ना, उसके साथ काम करता है, अकॉर्डिंग टू दैट ये इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, फोर्थ वाला क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे कर क्या रहा है, देखो रेट का तो डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है ना, तो पहले 5000 चल जा रहा पोजिशनल में प्रिंसिपल के पास, 3 चला जा रहा तुम्हारा पोजिशनल वो सीसी के पास, टाइम डिफॉल्ट दिया हुआ है, और रेट को वो एक्सप्लिसिटली पास कर रहा है। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वाला एग्जांपल है तुम्हारा, मतलब प्रिंसिपल, हाँ, तो पहले जो ये है ना, ये प्रिंसिपल का वैल्यू को गया था, और फिर से मैं प्रिंसिपल को असाइन किया हूँ, इसीलिए मैंने 2 टाइम्स सेम वैल्यू को असाइन हो जा रहा है, इसीलिए नहीं होगा। इसीलिए मैं बोला देखने की इसके रेस्पेक्ट में वो नहीं होगा। चेक करो ऑर्डर ऑफ द फंक्शन हेडर, देखो पहले प्रिंसिपल है ना, तो 5 असाइन हो गया उधर, उसके बाद फिर से मैं प्रिंट करके मतलब प्रिंसिपल को 300 दे रहा हूँ, 2 बार सेम वैल्यू का असाइनमेंट जा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा।
ठीक है, बात समझ में आया? इसके बाद हम लोग देखेंगे रिटर्निंग वैल्यूज, रिटर्निंग, ठीक है, वैल्यू रिटर्निंग। दो टाइप का होता है, एक है एक ऐसा फंक्शन जो नो वैल्यू मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और एक है जो कि वैल्यू रिटर्न करता है। तो जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, वॉइड टाइप ऑफ फंक्शंस, याद है ना? तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न करेंगे, हम लोग जावा में जो पढ़े थे कि हम लोग एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न कर सकते हैं। जावा का याद है रिटर्न, वहां पे एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होता था। क्या सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है कि मल्टीपल हो सकता है? लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही होगा, है ना? रिटर्न स्टेटमेंट मतलब क्या है कि, याद है रिटर्न स्टेटमेंट? भूलेगा चौहंद्र तो जानती सी ना कौन दिन को जानती एक समय से ही छोटा वाला है। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे ये फंक्शन हेडर हो गया, फंक्शन ब्लॉक हो गया, यहाँ पे हम कुछ एग्जीक्यूशन किए हैं, जैसे सम फाइंड किए, और उस सम का वैल्यू यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं, बट ये वापस से हम भेज दे रहे हैं कहाँ पे, फंक्शन कॉल में। और फिर ये मतलब जो मेन में है वहां पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो रिटर्न चाहिए ना सम का वैल्यू, तो वही काम हो रहा है। अगर वैल्यूज रिटर्न होता है तो हैज अ रिटर्न टाइप, अदरवाइज इट डजंट हैव अ रिटर्न टाइप। यहाँ पे जो रिटर्न हम लोग जावा में देखे थे कि मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, बट जैसे ही कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट हिट करता है, एग्जीक्यूट होता है, तो कंट्रोल वहां से तुरंत निकल जाता है, तो बाकी वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसीलिए इवन दो मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, बट एक ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जैसे ही मान लो पहला वाला एग्जीक्यूट होता है तो वो निकल गया, बाकी यहाँ पे कंट्रोल है ही नहीं कि एग्जीक्यूट करेगा। अगर पहला वाला नहीं होता है, दूसरा वाला होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा, बाकी दोनों का एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है? इसीलिए सिर्फ एक ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। जावा में हम लोग देखे थे कि एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं हम लोग, नॉट मल्टीपल वैल्यूज, बट पाइथन में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न जो करते हैं वो किस क्या क्या टाइप ऑफ वैल्यूज हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, वही कहानी है लिटरल, ठीक है, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन को हम लोग कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है पेज, मेरे को नहीं पता, 114 होगा शायद, 115 है। देखो वैल्यूज बीइंग रिटर्न, एक है लिटरल रिटर्न कर सकते हैं, वेरिएबल्स रिटर्न कर सकते हैं, या फिर एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिटरल रिटर्न करना है तो मैं लिखा कि रिटर्न 5, लिटरल रिटर्न हुआ। वेरिएबल रिटर्न करना है तो मैं ये स्टेटमेंट लिखा कि रिटर्न ए, तो वेरिएबल रिटर्न हुआ। एक्सप्रेशन रिटर्न करना है तो मैं लिखा कि ए टू द पावर 2, तो ये क्या किया कि तुम्हारा रिटर्न एंड एक्सप्रेशन, इस तरह से हम कर सकते हैं। हम लोग मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं, मतलब मोर, जैसे यहाँ पे तो एक वैल्यूज रिटर्न हो रहा है ना, हम मोर देन वन वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं आगे जाके। रिटर्न स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, जैसे अगर इस प्रोग्राम को एडिट किया जाए, हम लोग कर देंगे प्रिंट नहीं करके, हाँ, रिटर्न एस की सम का वैल्यू मेरे को रिटर्न करना, और रिटर्न, अभी जब वैल्यू रिटर्न होगा तो एक वैल्यू आ रहा है ना, वो वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा कि एस रिटर्न, है ना, एस रिटर्न इक्वल्स टू, तो हो क्या रहा है बेसिकली कि ये फंक्शन कॉल हुआ पहले, 10 असाइन हुआ ए में, 20 असाइन हुआ बी में, और सी का डिफॉल्ट वैल्यू एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा, फिर सम कैलकुलेट होगा, मतलब 10 प्लस 20 प्लस 50 विच इज 80। और पिछले वाले में क्या किया, यहीं पे प्रिंट कर दिया था, बट मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ कितना, ये क्या सा है, वेरिएबल रिटर्न हो रहा है। क्या रिटर्न हो रहा है, वेरिएबल रिटर्न हो रहा है। कितना रिटर्न हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है इस वेरिएबल का, 80, 80। ये 80 आके कहाँ स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा, क्योंकि इस फंक्शन में क्या कर रहा है वो अल्टीमेटली यहाँ कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है। तो ये जो रिटर्न वैल्यू आ रहा है वो कहाँ स्टोर होगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। इट्स लाइक राइटिंग x इक्वल्स टू 5, तो वैसे ही x इक्वल्स टू ये फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू रिटर्न होगा, वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगा। अब उस वैल्यू के साथ मैं कुछ भी ऑपरेशन कर सकता हूँ, अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट कर दूंगा इसको, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा।
अगर मुझे इसके साथ प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी करना है उस वैल्यू के साथ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इन द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। समझे बात को? तो ये हुआ, और ये 80 इज लाइक आउटसाइड द फंक्शन है ना, आउटसाइड द फंक्शन, ये है आउटसाइड द फंक्शन। और यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट करना है कुछ वो भी मैं कर सकता हूँ, तो मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट इनसाइड द फंक्शन। देखो, तो बेसिकली इनसाइड द फंक्शन भी 80 है एस का वैल्यू, अब वो सेम एस का वैल्यू मैं बाहर भेजा, तो मेन में मेरा ये एग्जीक्यूट हो रहा था आउटसाइड द फंक्शन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। मेन प्रिंट करेगा फंक्शन के अंदर, अभी मैं बोलो क्या दिक्कत है? हाँ, तो एग्जीक्यूट तो हो ही रहा है, क्योंकि ये स्टेट, ये मॉनिटर को जो क्या प्रॉब्लम हुआ, ये स्टोर हुआ, हाँ, ये स्टोर हुआ, फिर प्रिंट है, फिर रिटर्न है ना, इसीलिए ये प्रिंट हो रहा अंदर वाला। अभी मान लो ये रिटर्न स्टेटमेंट को अगर मैं पहले लिख दूं, ये रिटर्न स्टेटमेंट को मैं पहले लिख दूं, तो देखो अब वो अंदर वाला नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट हिट हो गया ना, रिटर्न हो गया, कंट्रोल वहां से निकल गया, वहां है ही नहीं अभी कंट्रोल, तो नेक्स्ट वाले लाइन में जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। एक बार पढ़ लोगे पेज जो भी है तुम्हारा 114 115 में, पढ़ लोगे, देखो बढ़िया से लिखा हुआ है। बोलो जी। तुम लोग का आज तक सिर्फ एक ही दिन है सब प्रेजेंट, पिछले क्लास में सब में कोई ना कोई एब्सेंट नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ कि सब प्रेजेंट, सिर्फ एक ही दिन हुआ। हाँ, क्या हो गया था? वो सुबह हुआ था इसलिए, वो शाम तक आता था क्या, तुम लोग मुरझा जाता है क्या? देखो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं कि तुम लोग हमेशा प्रेजेंट। वो 1 ঘন্টা ক্লাস ছিল বলে তাহলে সব ক্লাসে 1 ঘন্টা করে দেবো, যদি তাহলে তোরা প্রেজেন্ট থাকবি, ভালোই তো। पढ़ना हो गया, समझ में आया? कैसे लेगा बोलो एक से ज्यादा रिटर्न, जैसे यहीं पे सोचो ना, इसके नीचे एक और रिटर्न स्टेटमेंट है, तो ये रिटर्न होने से तो कंट्रोल तो यहाँ से निकल ही जा रहा है, कंट्रोल तो है ही नहीं इस फंक्शन में, तो कहाँ से वो एग्जीक्यूट करेगा? समझे? जोर से बोलो। बोला तो मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, करेंगे ना, एक एक करके करेंगे, ये तो एक वैल्यू रिटर्न करो, मल्टीपल वैल्यूज हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो एस, एस इंटू 2, एस, ये हो गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा हूँ अभी। आप देखो मजा, टपल लेते क्यों? पहले तो एस रिटर्न किया ना, एस का वैल्यू कितना है, 80, 80 आया, एस इंटू 2 कितना होता है,
160 आया, s मैंने टू द पावर 2 हो गया ना, तो 80 इंटू 80 कितना हो रहा है, तो ये हो गया, और ये टपल वैल्यू में ले, समझ में आया बात? नहीं नहीं, यहाँ पे तो तुम, यहाँ पे तुम 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, स्टोरिंग के लिए तुम एक ही वेरिएबल यूज किया है, तो वो बाय डिफॉल्ट टपल में ले लेगा, बाय डिफॉल्ट टपल में लेगा, बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अभी मान लो तुमको ऐसा नहीं चाहिए, तुमको पता है कि 3 वैल्यू आएगा, तुम तीनों को अलग अलग में स्टोर कर सकते हो, जैसे तुम कर सकते हो ऐसे, एस मान लो तुम ये कर दिया, और यहाँ पे तुम कर एक्स कमा वाई, ठीक है, तो ना लैग करता ना ये, देखो, तो अलग अलग में आ जाएगा, ठीक है। तुम अगर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हो और उसको स्टोरिंग पर्पस के लिए एक ही यहाँ पे यूज कर रहे हो वेरिएबल, तो वो बाय डिफॉल्ट टपल में आ जाएगा, बट तुम अगर हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल्स रख लिए, तो वो इंडिविजुअली स्टोर हो जाएगा। वो तो इसी तरह से काम कर रहा है ना, जैसे मान लो हम लोग ऐसे करते हैं कि x कमा वाई कमा जेड इक्वल्स टू 10 कमा 20 कमा 30, ये नॉर्मल इनिशियलाइजेशन तो किए हैं हम लोग, क्या होता है 10x में आ जाता है, 20y में आ जाता है, 30z में आ जाता है, यही काम तो हो रहा है जब तुम्हारा ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, 3 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, वो 3 वैल्यूज इंडिविजुअली ये तीनों में असाइन हो रहा है, ठीक इसी तरह से। तो बेसिकली ये पार्ट जो है, ये पार्ट है, दिस इज द आउटकम ऑफ एफएस, एफएस में जो भी मैं पास कर रहा हूँ उसका आउटकम है ये तीनों, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से क्लियर। तो एक काम करो, बहुत देर से सुन रहे हो पकड़ पकड़, तुम लोग एक कोड लिखो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ये राइट प्रोग्राम टू, क्या करना है, टू बोलो कृष्णा जो तुम बोलोगे, टू फाइंड प्रोडक्ट, उसके बाद तुम बोलो प्रोडक्ट क्या, जो बोलोगे, ऑफ 3 नंबर्स, তারপর বল সুব্রত কি করা যায়, বল কিছু বল, যা মাথায় আসছে বল, বল বল, জোরে বল, ডিভাইড করে দেবো কাকে, প্রোডাক্ট ডিভাইড করে দেবো, কি বলছি বল, ফুল স্টপ দিয়ে দেবো, product of 3 numbers and display the numbers comma their product in the main segment, ठीक है, मैंने रिटर्न यूज करना पड़ेगा, चलो क्या, हाँ 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 फोन में कर सकते हो, समझ में आया सानिया सिंजनी, सिंजनी बोलते सानिया सोनचरी, देखो मैं जो चाहता था कि तुम लोग कैसे करो ये चीज, नहीं ऐसे नहीं, ये लोड हो रहा है, तो तुम मान लो एक फंक्शन लिखते हो डेफ और प्रोडक्ट और ए बी सी, फिर तुम p इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, अरे इंटू बी इंटू सी, फिर तुम बोलते हो कि रिटर्न, रिटर्न क्या, ए बी और प्रोडक्ट, ये रिटर्न हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम मान लो कॉल करते हो कि, यहाँ पे तुम कर रहे हो कि एक्स वाई जेड प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट, और तुम वैल्यू देते हो 1,2,3, और फिर तुम प्रिंट कर दे रहे हो एक्स वाई जेड, तो इस तरह से प्रिंटिंग तुम अच्छा से कर सकते थे, मैं ये चाहता था। इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में 1 2 3 पास हुआ, यहाँ पे एबीसी में 1 2 और 3 गया,
यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 हुआ विच इज 6 यहाँ पे स्टोर हो गया पी में, और जब रिटर्न कर रहे हो तो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे हो विच इज 1 2 3 और 6, और वो x में 1, y में 2, z में 3 और प्रोडक्ट में 6 स्टोर होके फिर अकॉर्डिंगली डिस्प्ले हो। ये एक्चुअली में चाहता था, बट ओवरऑल तुम लोग इसी तरह का किया है क्योंकि गुरिश मिलेगी ये रहता है। দেখ নিজেই যদি ঘাটতে থাকিস আমাকে না বলিস, তুই তো শিখতে পাবি না। আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে, বল আমাকে যেটা এরর আসছে, সবাই বলছে যখন ইকুয়েটর। হ্যাঁ, তো তুই এখানে পিআরটাকে রিটার্ন করছিস না তো বাবা, এখানে পি দিচ্ছিস কেন? ও এটা তো বেসিক জিনিস। তুই এখানে অ্যাকসেপ্ট করছিস এবিসি, তুই এখানে পাস করছিস প্রোডাক্ট মানে ফাংশন কলিং এর সময় তোকে তো তিনটে ভ্যালু দিতে হবে। এতক্ষণ ধরে চেঁচালাম তো, ওয়ান এবিসি তিনটে আছে, তোর তিনটে এখানে আর্গুমেন্ট পাস করবি। তুই এখানে কমা পি দিয়েছিস কেন? বুঝতে পারছিস? হচ্ছে না বলে যেখানে খুশি যা খুশি টাইপ করে মেলানোর চেষ্টা করছিস, সেটাতে তো ক্লিয়ার হচ্ছে না। তুই জিজ্ঞেস করছিস এই জিনিসটা হচ্ছে না কেন, ওই জন্য তুই যেখানে খুশি বসিয়ে দিবি উইদাউট এনি আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এটা কোনো কথা হলো? জিনিসটা বুঝে করবি তো। রিটার্ন কমা দিয়ে করবি না, এ কমা বি কমা সি করে রিটার্ন করবি না। রিটার্ন স্টেটমেন্টটা যেদিকে আমার রিটার্ন স্টেটমেন্ট কেমন লেখা আছে দেখতে পাচ্ছিস? দেখতে পাচ্ছিস তুই কি লিখেছিস? ঠিক আছে, এখানে যখন অ্যাকসেপ্ট করছি কটা ভ্যালু দিচ্ছি, যটা ভ্যালু রিটার্ন হচ্ছে তটা ভ্যালু আমি দিয়েছি এখানে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য। তুই কি করেছিস দেখ, তুই কি অ্যাকসেপ্ট করার জন্য কিছু দিয়েছিস? তবে বুঝতে কি पारছিস? देख এদিকে তাকা একবার, फिर से बोल रहा हूँ कि मैं अगर एक फंक्शन लिख रहा हूँ कि डेफ, मान लो कुछ भी फंक्शन नेम है पी, यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहा हूँ कि ए कॉमा बी कॉमा सी पैरामीटर्स है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ विच इज ए इंटू बी इंटू सी। हो गया। फिर मैं रिटर्न कर रहा हूँ, क्या रिटर्न कर रहा हूँ, मैं ए को रिटर्न किया, कॉमा बी को रिटर्न किया, कॉमा सी को रिटर्न किया, और ये जो प्रोडक्ट फाइंड हुआ ना, ये प्रोडक्ट को भी रिटर्न कर रहा हूँ। अब जब ये रिटर्न हो रहा है, कितना वैल्यू रिटर्न हो रहा है इन टोटल? 4 वैल्यू। तो भाई 4 वैल्यू रिटर्न हो रहा है तो 4 वैल्यू स्टोर तो करना पड़ेगा ना। अब मैं कर सकता हूँ ऐसे कि मैं मान लो यहाँ पे लिख दिया कि x इक्वल्स टू, फंक्शन कॉल कर दे रहा हूँ कि फंक्शन कॉल कर दे रहा हूँ, फंक्शन कॉल के अंदर यहाँ पे a का एक वैल्यू दिया मान लो 1, कॉमा b का एक वैल्यू दिया 2, कॉमा मान लो c का एक वैल्यू दिया 3। ये कर सकता हूँ, और मैं प्रिंट x कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि ये 1 असाइन हो जाएगा a में, b में 2 और 3 में, c में 3 हो जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड करेगा दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 6, 6 स्टोर हो जाएगा किसमें, पीआर में। रिटर्न हो जाएगा कितना, 1 2 3 और 6 रिटर्न हो रहा है। अब ये रिटर्न 4 वेरिएबल हो रहा है, बट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इन अ सिंगल वेरिएबल, तब ये टपल फॉर्मेट में उसमें चल जाएगा। तो x is now basically a tuple holding 4 values। तो जब मैं प्रिंट करूंगा इट विल प्रिंट 1, 2, 3, 6 एज अ टपल। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा इन दैट केस, मैं लिखूंगा कि x इक्वल्स टू, सॉरी x बोल रहा हूँ, 4 वैल्यूज रिटर्न हो रहा है तो 4 वेरिएबल्स रखूंगा x y z और एनी अदर वैल्यू, मान लो कि एक्स वाई कर ले, एक्स वाई जेड लिख ले, विच इज द प्रोडक्ट इक्वल्स टू पी 1, 2, 3। इस अब क्या होगा कि p में 1, 2, 3 करके ये कैलकुलेशन हुआ जहाँ पे 6 हो गया pr में, और रिटर्न हो रहा है 1 2 3 6। अब ये 1 वैल्यू आ जाएगा x में, 2 वैल्यू आ जाएगा b y में, 3 वैल्यू आ जाएगा z में, 6 वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई जेड। বুঝতে পারছিস? तो इस तरह से, ठीक है। तो তোরা এটা আবার কর। अभिषेक फिर से ये प्रोग्राम करोगे? अभिषेक, सानिया तू हमको भेजी नहीं है, फिर से करोगी ये चीज। और बाकी लोग तुम लोग करोगे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे बाय इनपुटिंग प्रिंसिपल रेट टाइम, और रेट को डिफॉल्ट वैल्यू दे दोगे। 2 बार कॉल करोगे, एक एक्सप्लिसिटली रेट प्रोवाइड करके, दूसरा बार रेट नहीं प्रोवाइड करके ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। ठीक है, समझ में आया? एक बार तुम रेट वैल्यू दोगे, पीआरटी दोनों ही वैल्यू दोगे।
भाई सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना फंक्शन से, रेट को मैं बोल रहा हूँ कि रेट को डिफॉल्ट रखना है। दो बार फंक्शन कॉल करोगे, दो बार फंक्शन कॉल करोगे, एक बार तुम पी आर टी तीनों का वैल्यू दोगे, एक बार सिर्फ पी और टी का वैल्यू दोगे। मैथ्यू बात करना बंद करो, बहुत देर से देख रहा हूँ। देखो अगर ऐसे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या किए कि कैलसम कॉल फंक्शन कॉल किए, जहाँ पे वैल्यूज 1 और 2 पास हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ए में 1 बी में 2 असाइन हो गया। फिर सम हो रहा है, सम मतलब a प्लस बी विच इज 1 + 2 हो गया, विच इज 3, तो s में 3 स्टोर हुआ है। फिर प्रिंट स्टेटमेंट आ रहा है, प्रिंट s मतलब कि प्रिंट 3 होना चाहिए, है ना, देखो प्रिंट 3 है। समझ में आया बात? प्रिंटिंग के बाद मेरा रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न में मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिटर्न लिख रहा हूँ। अब वो रिटर्न क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए में मैं स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं किया। इससे पहले देखो रिटर्न ए, रिटर्न एस आई, रिटर्न पी आर, ये सब रिटर्न किया था। भाई यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं रिटर्न किया हूँ, सिर्फ रिटर्न लिखा हूँ और ए में वो चीज स्टोर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा बात? तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न जो होता है दैट इज नन, इसीलिए देखो ए में नन स्टोर हो रहा है, वो नन प्रिंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इनफैक्ट मैं अगर ये रिटर्न नहीं भी लिखता हूँ यहाँ पे, तो भी नन ही प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर मैं रिटर्न नहीं भी लिखता हूँ तो भी नन प्रिंट करेगा। तो इसको याद रखना है कि तुम वैल्यू रिटर्न नहीं भी कर रहे हो तो भी, माने कोई एक्सप्लिसिटली कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो तो भी तुम रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हो। रिटर्न स्टेटमेंट खाली सिर्फ रिटर्न लिख के भी छोड़ सकते हो, उससे प्रोग्राम गलत नहीं होगा, लेकिन उससे वैल्यू क्या आएगा, नन आएगा। बात समझे? ठीक है, फिर उसको तुम इस तरह से चेक करते हो कि बोल सकते हो कि इफ ए इज नन करके, तो प्रिंट नो वैल्यू रिटर्न है। if a is none तो no value return, no value return because a का वैल्यू none। तो इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब तुम अगर एक ऐसे फंक्शन लिखे हो जहाँ पे वो नन भी रिटर्न कर सकता है या फिर कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, तो अगर वैल्यू रिटर्न करता है तुमको वो वैल्यू डिस्प्ले करना है। अगर कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं आता, तुम नन रिटर्न किया, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि भाई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं किया। तो इस तरह से उसका यूटिलिटी है, उसका यूजेज है। क्या ये समझ में आया बात तुमको? ये लिखा हुआ है देखो, मेरे में पेज 112 है, that is functions not returning any value which is the void functions। चेक कर सकते हो। समझे बात को? ठीक है, ये हो गया, पढ़ लिए। देखो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि a void function sometimes called non fruitful functions returns legal empty value of python that is none to its caller। इसको मार्क कर लो। तो कभी भी प्रोग्राम में अगर इस तरह से सिर्फ सिर्फ रिटर्न लिख के छोड़ दे, तो कंफ्यूज मत होना कि सही है कि गलत है, इट कैन बी रिटर्न। এই যে লিখেছিলাম না এখানে, কোনটা বইয়ের স্টেটমেন্টটা না আমার কথাটা, এটা বুঝতে পারিস নি? এটা দেখছিস ফাংশনটা কিছু রিটার্ন করছে, রিটার্ন স্টেটমেন্ট নেই। তো আমি ফাংশন কল করলাম এখানে, আর সেটাকে আমি রাখলাম a ইকুয়ালস টু করে, মানে এখান থেকে যেটা রিটার্ন আসার কথা সেটা আমার a তে স্টোর হওয়ার দরকার, বাট কিছু তো রিটার্ন নেই এখানে, তাহলে a তে কি স্টোর হবে? তখন a তে নান স্টোর হচ্ছে, সেজন্য দেখ এখানে প্রিন্ট a করলাম না, প্রিন্ট এখানে নান হচ্ছে। আর এই 3 টা হচ্ছে এটার জন্য, মানে 1 + 2 করে 3 এখানে প্রিন্ট হচ্ছে, তো 3 এখানে প্রিন্ট হচ্ছে। বুঝতে পেরেছিস? समझ में आया? ये हो गया। उसके बाद है रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी।
चेक कर सकते हो, उसके बाद लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देख लो। मिला तुम लोग को रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज बुक में? हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार देख लो उसका यूजेज कैसे है, अगले पेज में है। कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। पढ़ लिए? कुछ दिक्कत नहीं? 1 मिनट रुकोगे? अटेम्प्ट करोगे? सिर्फ आंसर्स लिखोगे? अभी तक जो पढ़ाए हैं उसी के बेसिस पे है।
गया? हो सकता है कि सेम आंसर हो। हो गया? স্যার 11 আর 12 টা দেখা যাচ্ছে না। একটু জোরে বল। 11 আর 12 টা দেখা যাচ্ছে না। এবার এবার দেখা যাচ্ছে। आंसर तो हम दिखाएंगे ही। बन गया? तो अंजुका सिंह जी, जो सही होगा ऑनेस्टली टिक मार्क करना, जो नहीं गलत लिखे हो उसको सर्कल करना, नहीं लिखे उसको भी सर्कल करके लिख लेना, ठीक है? ठीक है, फिर ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना अपना आंसर्स। लिखा है आंसर्स? इसको साइज बड़ा कर। ठीक है, पहला फंक्शन, उसके बाद मेन, मेन भी ऐसे दो अंडरस्कोर, फिर मेन, फिर दो अंडरस्कोर। ऐसे नहीं है तो गलत है, ऐसे लिखना। उसके बाद क्वेश्चन 3 भी सेम है। क्वेश्चन 4 का इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते थे कि आर्गुमेंट है एक्चुअल आर्गुमेंट या फिर फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर। क्या फॉर्मल? एक्चुअल, एक्चुअल। क्वेश्चन 5 का देखो, पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्गुमेंट। याद याद है, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। इसके बाद 6 का है डिफॉल्ट पैरामीटर, 7 का है डिफॉल्ट, 8 का कीवर्ड, 9 का नन विद कैपिटल एन, 10 का अगेन द मेन, 11 का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन और 12 का हेडर। फ्लो ऑफ कंट्रोल बोल सकते हो, फ्लो ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हो, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, बट करेक्ट टर्म वुड बी एग्जीक्यूशन। ठीक है, बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या संचारी कटा ठीक? স্যার ফ্লো অফ কন্ট্রোল হবে না? हाँ, फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलते पारिश, बोल सकते हो, बट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बुक में इस तरह से लिखा हुआ है। सानिया भाग गई क्या टेस्ट देख के? কটা ঠিক হয়েছে? 9টা। 8? না 9। हैं? 9 9। 9? अच्छा ठीक है, 12 पे ছিল। तुम लोगों का 8 कटा? 9টা ठीक? 5টা? 5 4 ठीक हुआ है? इतना गलती कहाँ हो गया रे बाबा तुम लोग का? In Python, program execution begins with the first statement of the main segment. टॉप लेवल बोलते हैं सभी पार्ट को, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा मेन सेगमेंट में आ जाता है। टॉप लेवल सेगमेंट बोल सकते हो, टॉप लेवल मेन सेगमेंट। স্যার ওটা টপ লেভেল হবে? हाँ,
Python names the segment with top level statement as main. ये 10 का तो main होगा, 10 का main होगा। सर क्रिएट अ टॉप लेवल হবে क्रिएट होते पारे, बोलते पारिस Python program execution begin with the first statement of the top level segment, बोलते पारिस, কারণ পুরোটাই top level এ চলে আসছে। তাহলে স্যার 10 ठीक है, समझ में आया? और थोड़ा सा बाकी है, फिर वो कंप्लीट करके हम लोग को वो स्कोप का बाकी है, थोड़ा सा वो हो जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मूव ऑन कर जाएंगे और फिर हम लोग डेटाबेस में। ठीक है, जा सकते हो। बाय बाय, टाटा।